हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि फिजिक्स के एमसीक्यूज़ के ऊपर होगी। बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि एमसीक्यू के ऊपर वीडियो लेकर आइए। इस वीडियो को एंड तक देखना। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे अटैम्प्ट कर देंगे। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए, मैं न्यूमेरिकल की वीडियो और इंपॉर्टेंट पीवाई क्वेश्चन की वीडियो भी लेकर आऊँगा, जो आप बच्चे रिकमेंड कर रहे थे। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हद तक ये इसमें से एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको नंबर अच्छे आने की संभावना हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा। आप देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे चैप्टर फोर्स की तरफ से है। तो देखिए, अगर फोर्स के चैप्टर की बात करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड ऑन। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो पहले हमको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क लिख लीजिए, वो किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू मतलब कि फोर्स अप्लाइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमको ये चीज़ पता है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये गलत है। ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स ये भी गलत है। नाइदर तो ये भी गलत हो गया। बोथ ऑन फोर्स एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बिल्कुल सही है बेटा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमको ये चीज़ करनी पड़ती है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ना तो एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द टू अनइक्वल फोर्सेस। दो फोर्सेस लगे हुए हैं जो दो अनइक्वल हैं और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, बट नॉट इन द सेम लाइन। मतलब कि लाइन उनकी सेम नहीं। जैसे सपोज कर लो ये चीज़ है, ठीक है, एक यहाँ पे फोर्स लग गया, एक यहाँ पे लग गया, लाइन दोनों की सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? द इफेक्ट इज द बॉडी विल ओनली हैव रोटेशनल मोशन। नहीं बेटा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा ये चीज़। द बॉडी विल हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन। नहीं, बिल्कुल ट्रांसलेशन मोशन अकेला बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। द बॉडी विल हैव नाइदर, ये तो भी गलत है। द बॉडी विल हैव रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, जैसे स्टीयरिंग कार का व्हील होता है, उस पर भी दो अलग अलग तरह के फोर्स लगते हैं। नहीं तो सिंपल सी बात कर सकते हो, कोई भी चीज़, अगर इसी को मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो एक तरफ से पहले रोटेट हो जाएगा, फिर यहाँ से जब घूमेगा तो फिर देखिए आगे भी जाता जाएगा और इसका रोटेटरी मोशन भी होता रहेगा। रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों देखने को मिलेंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने इसलिए बताया था कि आप बोल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है बेटा। उसका क्वेश्चन कई बार वर्क एनर्जी पावर के साथ लिंक होकर आ जाता है। जैसे कि मोशन ऑफ सर्कल अराउंड द, मतलब कि वहाँ पे वर्क डन क्या है, तो वहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बच्चे कर ना सकते तो कर सकते हैं, तो फोर्थ का आप क्वेश्चन स्किप कर दे। फिफ्थ क्वेश्चन पर अगर आए तो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म बॉल। अब बॉल क्या होती है? एक स्फीयर होता है बेटा। वो क्या होता है? एक स्फीयर होता है। तो स्फीयर का हमको पता है बेटा, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे उनकी क्या होती है बेटा, ठीक है। तो ये देखो बॉल है क्या, अगर आपने कहोगे यार सर हमने तो बॉल पढ़ा नहीं, तो बॉल बेटा होता है क्या? एक स्फीयर होता है। स्फीयर की तो हमको पता है कहाँ पे होती है, तो हमने स्फीयर के अकॉर्डिंग कर दी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है लास्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, ध्यान से देना इसको। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कहाँ पे है? एट हाइट x, ठीक है। तो इसके वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। हमको ये चीज़ पता है कि देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब कोन की हाइट कितनी h है बेटा? हमको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होलो कोन कहाँ पे होती है बेटा? h/3 पे, ठीक है। तो h में से अगर h-3 निकाल देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसने बोला कि एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस होगा वो हमको पता है, h-3। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3h - 2h डिवाइड बाई 3। तो ये आंसर क्या आ गया? h/3। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाता है? सॉरी, 3h - h यहाँ पे आ जाएगा 2h/3। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 2h/3। अब आगे आ गया वर्क एनर्जी पावर। अब बॉडी एट हाइट पोसेसिस। अब जब बॉडी हाइट पे होगी तो बेटा देखो, जब पूरी हाइट पे होती है हमको ये चीज़ तो पता है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है, ठीक है। तो बॉडी क्या प्रोसेस करेगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये देखो, ये तो बेफालतू हो गया, इनको एलिमिनेट कर दिया। काइनेटिक और पोटेंशियल में हमें बता दिया कि काइनेटिक तो होगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑप्शन हो गया। इन एन इलेक्ट्रिकल सेल वाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जीज। अब इलेक्ट्रिकल सेल में कौन सी एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में क्या होती है बेटा? देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, सेल में क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है बेटा। कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। अब केमिकल को आप क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो सेल की वजह से। जैसे रिमोट में डालकर, रिमोट चल रहा है, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा चल सकता है। तो इसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी सो एज टू रीच हाइट h। तो यहाँ पे हाइट h पे पहुँच गई वो। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज एट द ग्राउंड इज mgh। बेटा ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। द काइनेटिक एनर्जी टू द बॉल एट द ग्राउंड इज जीरो। बिल्कुल गलत, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने। काइनेटिक एनर्जी द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। बिल्कुल नहीं बेटा, जब हाइट पे पहुंच जाएगी वहाँ पे आगे बॉल स्टॉप हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल
एट हाईएस्ट पॉइंट इज mgh, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट मैक्सिमम हो जाती है। एट हाइट क्या हो जाती है? मैक्सिमम, इसीलिए mgh सबसे मैक्सिमम हो गया। अब पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रेस्ट पोजीशन, कोई भी पेंडुलम है बेटा वो इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, वो कह रहे हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी एट ईच पोजीशन, बिल्कुल गलत बात, मैं बता देता हूँ बेटा। इसकी यहाँ पे क्या होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी बात, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत होगी। इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में मैंने अभी बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। इट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे काइनेटिक होती है। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो मतलब आपकी एनर्जी क्या रह रही है? कंजर्व्ड। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, हर किसी को पता होगा। किलो वॉट आवर किसके यूनिट है बेटा? वो है हमारे एनर्जी के यूनिट हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मशीन्स। अब मशीन में से जो चैप्टर क्वेश्चन नहीं है मैंने पहले ही राउंड कर रखे हैं, तो उसको स्किप कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज, मैंने पहले भी कल भी बताया था कि इनके तीनों के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल्स टू लोड, ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखो ये क्यों है? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है? लोड अपॉन एफर्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये रिलेशन कैसे बना लिया? मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल्स टू लोड। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया, पर हमने घूमना नहीं है, हमने अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन बन गया, ठीक है। सॉरी सी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन ही बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं बेटा। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। अब इन चारों में से हमारा करेक्ट रिलेशन क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है बेटा वो होती है हमारी ईटा इंटू वी आर, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास ए की रिलेशन क्या हो गया? सही हो गया। समझ लगी इस चीज़ की? कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ बेटा। चलो वेरी गुड, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से बेटा इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ मशीन हैज़ एफिशिएंसी लेस देन 100%, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। किसी मशीन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती, मतलब आइडियल मशीन है उसकी तो होगी, मतलब जो मशीन वर्क नहीं कर रही उसकी एफिशिएंसी 100 होगी, पर जो वर्क कर रही है उसकी नहीं हो सकती 100। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन बी लेस देन 1, ये ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक चीज़ है। अ मशीन कैन बी यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, ये भी ठीक है। अ मशीन कैन हैव अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी रेशियो, ये गलत चीज़ है बेटा, ये नहीं हो सकता कभी भी। वेलोसिटी रेशियो हमेशा ज़्यादा रहेगी मैकेनिकल एडवांटेज से या बराबर रहेगी, तो ये ऑप्शन हमारा डी, हमारा ऑप्शन टिक हो गया। फोर्थ फिफ्थ छोड़ दीजिए, सिक्स पे आइए। अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज इट हैज़ अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। सिंगल फिक्स्ड पुली को क्यों यूज़ करते हो? अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज इट हेल्प्स टू अप्लाई एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आप देखो नीचे को फोर्स लगाते हो और चीज़ को ऊपर उठा लेते हो, तो आपको डायरेक्शन कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडल सिंगल मूवेबल पुली, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है बेटा? इसकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है बेटा हमारे पास, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडल मशीन सिंगल मूवेबल पुली इज 2, वो कितनी होती है बेटा? 2 के बराबर होती है, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न बता देते हैं। क्योंकि सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है, द डेरिवेशन हमने कर रखी है इसकी, इसमें आपको जब मैं पीडीएफ डालूंगा आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको आराम से सोल्यूशन मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए, आपके लिए हेल्प पूरी करके रखेंगे। अब मूवेबल पुली, अब मूवेबल पुली किसके तरह एक्ट करेगी बेटा? फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि होता क्या है कि उसमें काफ़ी पुलिस लग जाती है, हम सिर्फ थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और काफ़ी आप लोड उठा लेते हो, ठीक है। अब आगे हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट वाले, अब ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा यहीं से आएंगे, 4 to 5 मैंने बोला था यहीं से आएंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेस करने लगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर एंटर्स अ डेंसर मीडियम, इट, जब एयर ऑफ लाइट डेंसर फ्रॉम एयर एंटर्स अ डेंसर मीडियम, अब एयर क्या है मेरा बेटा? रेयर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर मीडियम जाते वक्त क्या करती है? बेंड अवे द नॉर्मल करती है, या बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करती है, या गोस अनडेविएटेड रिफ्लेक्टेड बैक। रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं बेटा, अनडेविएटेड वाला काम भी नहीं है, ये आ जाएगा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बेटा, ठीक है ना, हमने पढ़ रखी है चीज़। अ रे डज नॉट बेंड एट बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, कितना एंगल होगा बेटा? वो कहते हैं कि बेंडिंग कब नहीं होगी बेटा? एक केस है मैंने कल बताया था, नॉर्मल कंडीशन केस भी कल मैंने मेंशन किया था, जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा बेटा तब बेंडिंग नहीं होगी। द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ, किसका होगा बेटा? ऑब्वियसली डायमंड का, 2.42, याद रखना बेटा। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, द लाइट रे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, याद रखना क्या करेगी? सफर्स रिफ्रैक्शन ओनली एट वन फेस ऑफ द प्रिज्म, इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बेटा एक फेस पे नहीं दोनों फेस पे होती है, ये गलत हो गया। इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि
ये चीज़ें नहीं हो सकती है। बेंड्स एट बोथ द सर्फेस ऑफ प्रिज्म टूवर्ड्स इट्स बेस, ठीक है, बेंड्स एट द बोथ सर्फेस ऑफ प्रिज्म ऑपोजिट टू इट्स बेस, ऑपोजिट टू बेस नहीं होती, ये चीज़ आएगी इसके अंदर सी, इनर रिफ्रैक्शन रेट सी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी बेटा। अ रे ऑफ लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म, अ रे ऑफ लाइट सफर रिफ्रैक्शन थ्रू इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल का मतलब बेटा एंगल सारा का सेम होगा 60 डिग्री। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी इनमें से, आप बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कलर ऑफ लाइट है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, साइज ऑफ प्रिज्म है, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका आंसर बेटा अच्छा सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर तो डिपेंड करेगी, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ साइज ऑफ प्रिज्म, क्योंकि साइज ऑफ प्रिज्म क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एंगल 60 डिग्री हमारा सेम है, ठीक है, इसीलिए। चलो उसके बाद आ गया स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास ब्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम अबव अपीयर्स टू बी रेज्ड, जैसे स्मॉल बबल होता है बेटा वो आपको लगेगा जैसे ऊपर को उठा हुआ है। अब ऊपर को उठे होने का रीज़न क्या है बेटा हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकती बेटा, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, नन ना हो बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, हमको पड़ा हुआ है, अब एपरेंट हाइट वाला ये कंसेप्ट है। एन ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम अपीयर्स टू बी रेज्ड, द शिफ्ट इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए शिफ्ट होगी मैक्सिमम बेटा, वायलेट लाइट के लिए, शिफ्ट वायलेट लाइट के लिए मैक्सिमम होगी, और रेड के लिए क्या होगी, लीस्ट होगी बेटा, रेड के लिए क्या होगी, लीस्ट। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ये तो सभी को पता है बेटा 42 डिग्री। द टोटल रिफ्लेक्टिंग राइट एंगल आइसोलेस प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू, अब देखो बेटा राइट एंगल जो होता है, टोटल रिफ्लेक्टिंग राइट एंगल आइसोलेस प्रिज्म, आइसोलेस का मतलब आपको पता है जिसकी दो साइड्स, तीनों साइड्स क्या होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं, एक साइड डिफरेंट होती है, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग एंगल आइसोलेस प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, ये आपको डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की, तो कर लेना। अ टोटल रिफ्लेक्टिंग इक्विलेटरल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू, कितने एंगल से कर सकती है बेटा, अब ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इक्विलेटरल प्रिज्म यहाँ से पलट जाता है 60 डिग्री, राइट एंगल है तो कितना 90 डिग्री, तो देखो आसानी से मिल जाते हैं आंसर। अब अगला चैप्टर 5th चैप्टर बेटा, यहाँ पे छोटा करके लिख रखा है, 5th चैप्टर की बात करने लगे हम। अ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से रिफ्रैक्शन हो चुकी है, इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, द इंसिडेंट रे कहाँ से पास करेगी, हमको पता है बेटा फोकस में से, कहाँ से पास करेगी, फोकस में से, पहले फोकस में से, क्योंकि देखो ना ऐसे होता है, वो कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट मतलब कि आज ऐसे पास कर चुकी है तो इसके पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल तभी जाएगी अगर फोकस में से पास करेगी, तो ऐसे आ रही होगी तभी तो पैरेलल जाएगी ना लेंस में से रिएक्ट करके, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगी, ठीक है, वो मिरर का केस हो गया था, ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ऐसे होगा बेटा लेंस, ठीक है, अगर फोकस में से आएगी तो भी तो ऐसे करके पैरेलल जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू, अब जो पैरेलल है बेटा वो कहाँ से पास करेगी, सेकंड फोकस में से, कहाँ से पास करेगी, सेकंड, उल्टा केस, पैरेलल आएगी तो सेकंड फोकस से पास करेगी, ऐसे वाला केस, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, अभी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो देखो इसको आप यहाँ पे आंसर इसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आपको लेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है बेटा, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपको लेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, u हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है, v इसमें रियल इमेज बनेगी, ठीक है, तो इसमें v क्या रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव देखना क्या रहेगा, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, तो इस चीज़ को यूज़ करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, जिसका हो गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस द इमेजेस, अब अगर अब हमारा क्या है, मैंने बोला था ना लोकेशन याद करनी ईजी इंपॉर्टेंट है, क्यों, फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बिल्कुल बहुत नज़दीक हो गया, ठीक है, तो इमेज क्या होगी, रियल इन लार्ज, रियल तो हो ही नहीं सकती बेटा, एनलार्जमेंट जरूर हो जाएगी, वर्चुअल एनलार्ज आएगा, क्योंकि हमने एक ही केस पढ़ा है जब ये वाला हो जाएगा कि पीछे इमेज बनती है और वर्चुअल बनती है और लार्ज बनती है। अ कनकेव लेंस, अब लेंस कौन सा है, कनकेव, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सी होती है बेटा, कनकेव लेंस याद रखना, हमेशा वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। अगर मैग्नीफाइज किसी की 0.5 है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, तो पहली है द लेंस इज कनकेव, द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज मैग्नीफाइड, द इमेज आर रियल एंड डिमिनिश्ड फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स, बेटा याद रखना जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो नेगेटिव होएगी बेटा, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, पीछे मैंने बताया था जो फोकल लेंथ होती है बेटा कन्वेक्स लेंस की वो हमेशा नेगेटिव रहेगी,
ठीक है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, जो न्यूमेरिकल करना उसके लिए नेगेटिव लेकर चलना। कनकेव के लिए याद रखना पॉजिटिव रहेगी फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन हो गया। द करेक्ट लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला के बच्चों को नहीं पता, 1/v माइनस 1/u, तो अब सभी को पता होगा। इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है। ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इट्स पावर, अब फोकल लेंथ के साथ पावर के क्या होगा? पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर ये डिक्रीज करेगी तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बेटा। समझ लग गया यहाँ तक? द लेंस ऑफ पावर इज 1d, इसका मतलब क्या हो गया? अगर पावर 1d है, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर बेटा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? कि पावर इज इक्वल टू 1/f। जब फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, पावर इक्वल टू 100/f हो जाता है जब किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। तो ये अगर पावर 1 आ रही है तो ऑब्वियसली f कितना होगा बेटा? 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन हमारे पास 10th। अब मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या फॉर्म करता है बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास आपके लिए बेटा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है एंड एनलार्ज, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड मतलब लार्ज होगी। द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर कैन बी। मैक्सिमम कितनी मैग्नीफाइंग पावर हो सकती है? पावर ढूंढने के लिए देखो, फोकल लेंथ दे रखी है तो हमको क्या ढूंढनी है? पावर, ठीक है। तो पावर ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? देखो, पावर इज इक्वल टू, मैंने पहले बोल रखा है, तो फोकल लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये। आपने फोकल लेंथ दे रखी है, अब कन्वेक्स लेंस यहाँ पे आपको दे रखा है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कैसे ढूंढ सकते हो आप? m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f है बेटा। डी क्या होता है? डिस्टिंक्शन का डिस्टेंस। तो m इक्वल्स टू 1 प्लस 25 डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ 5 दे रखी है। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके तो 30/5 आगे आंसर क्या आ जाएगा? 6। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कर लेना बेटा, छोड़ के मत जाना प्लीज़ ये चीज़ें। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे दे रखा 6 आ जाएगा बेटा। चलो अगले क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रम से हैं, थोड़े बहुत ये भी याद रख लेना, कभी कभार हो जाता है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट भी है स्पेक्ट्रा, याद रखना। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक बेटा गामा रेज होती हैं। द सोर्स ऑफ यूवी, यूवी का सोर्स कौन सा है हमारे पास बेटा? ये याद रखना, यूवी का सोर्स आपके पास कार्बन आर्क लैंप होता है। द रेडिएशन पी इज फोकस्ड बाय अ प्रॉपर डिवाइस ऑन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। मर्कुरी इन द थर्मोमीटर शोस अ रैपिड इंक्रीज। कौन सी रेडिएशन से बेटा थर्मोमीटर की रीडिंग ऊपर जाती है बेटा? इंफ्रारेड की वजह से, ठीक है। इन अ वाइट लाइट ऑफ सन मैक्सिमम स्कैटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब मैक्सिमम स्कैटरिंग कौन करेगा? इन अ वाइट लाइट ऑफ द सन मैक्सिमम स्कैटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द अर्थ इज ऑफ ब्लू कलर। इसीलिए बेटा हमारी स्काई क्या होती है? ब्लू। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग ब्लू की होती है बेटा। टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द अर्थ अपीयर्स। अब एस्ट्रोनॉट को अर्थ कैसी दिखेगी? ब्लू ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि रीजन मेरे, क्योंकि ब्लू ज़्यादा स्कैटर होता है बेटा, ब्लू स्कैटर होता है ज़्यादा, स्कैटर मोर। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है बेटा, जिसकी वेवलेंथ कम है बेटा वो ज़्यादा स्कैटर होता है। व्हेन अ वाइट लाइट रेज फॉल, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो बेटा वो कम स्कैटर होता है, ये याद रखना। व्हेन अ वाइट लाइट रे फॉल्स ऑन द प्रिज्म द रे एट इट फर्स्ट सरफेस सफर्स। तो क्या होगा? पहले सरफेस पे क्या होगी? नो रिफ्रैक्शन, ओनली डिस्पर्शन, ओनली डेविएशन, बोथ डेविएशन एंड डिस्पर्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? डेविएशन भी होगी और डिस्पर्शन भी होगी, बल्कि डेविएट भी करेंगे लाइट और डिस्पर्स भी करेंगे। जैसे देखो ऐसे होता है, देखो डेविएट भी कर गई और साथ में 7 कलर्स में डिस्पर्स भी हो जाती है। तो इन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म द कलर एट द एक्सट्रीम एंड द ऑपोजिट टू द बेस ऑफ प्रिज्म इज। कौन सा कलर होगा? एक्सट्रीम एंड ऑपोजिट टू द बेस। ऑपोजिट टू द बेस तो मतलब अगर लाइट आई तो ऑपोजिट टू द बेस सबसे ऊपर बेटा वो रेड लाइट होती है। वो कौन सी होती है? रेड। क्योंकि बेटा उसका आंसर आएगा रेड, क्योंकि रेड सबसे कम क्या करता है? डेविएट करता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए तो द वेवलेंथ रेंज ऑफ वाइट लाइट कितनी होती है बेटा? वाइट लाइट की याद रखना हमेशा हमारे पास होती है, वैसे अगर बताऊं तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर होता है। अगर आंगस्ट्रॉन्ग में पूछ लें तो बेटा 4000 आंगस्ट्रॉन्ग टू 8000 आंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि बेटा इनके यूनिट्स के फ़र्क होते हैं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो कंफ्यूज मत होना बेटा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साउंड के आगे हैं क्वेश्चंस, साउंड का क्वेश्चन करते हैं बेटा। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर हो गए तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो तक ले जाएंगे, तो यहाँ तक इसको रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि साउंड के क्वेश्चन जो आकर आपको बाकी वीडियो के क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको आज ही ला दूंगा उसकी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसका अगर PDF चाहिए आपको तो मैं आपको PYQs के साथ वो ग्रुप टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर करा देंगे। PYQs भी मैं लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आपके PYQs नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।